India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट देंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक की जानकारी को आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड मामले में दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें दोषी मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर करने के लिए समय मांगा था। दरअसल 13 जून 1998 को पटना के IGIMS में बिहार सरकार के मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या की गई थी, जिसमें मुन्ना शुक्ला समेत 6 को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो पटना हाईकोर्ट ने इन सभी को बरी कर दिया। इसके बाद बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और CBI की ओर से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इस अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर को मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा को उसने बरकरार रखा, जबकि सूरज भान सिंह और राजन तिवारी सहित अन्य को बरी कर दिया था। मुन्ना शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर के इस फैसले के बाद अपने सरेंडर के लिए समय दिए जाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दी। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर बृजभूषण शरण सिंह की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्यवाही को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की है। बृजभूषण सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज FIR और आरोपों को रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने, प्राथमिकी, आरोप पत्र और अन्य सभी कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने के लिए एक ही याचिका दायर करने पर उनसे सवाल किया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गुरुवार को कहा, हर चीज पर कोई एक आदेश लागू नहीं हो सकता। यदि आप आरोपों पर आदेश को रद्द करना चाहते थे तो आप आ सकते थे। वह मुकदमा शुरू होने के बाद हर बात को चुनौती दे रहे हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि एक टेढ़ा रास्ता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में दर्ज प्राथमिकी और आरोप रद्द करने का अनुरोध करने वाली दलीलों पर नोट दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 सितंबर तय की है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव मोहन ने कहा कि कथित पीड़ितों द्वारा बताए गए उदाहरणों में कोई निरंतरता और कारणों में कोई समानता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप किसी अन्य मकसद से प्रेरित हैं और चूंकि वह उस समय WFI के प्रमुख थे, इसलिए सभी शिकायतों का साझा उद्देश्य उन्हें WFI प्रमुख के पद से हटाना था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत करार दिया जिसमें कहा गया कि UAPA गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 या UAPA एक्ट के तहत किसी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते कि वह समाज के लिए कोई स्पष्ट और मौजूदा खतरा पेश ना करे। कश्मीर के न्यूज जर्नलिस्ट पीरजादा शाह फहद को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना UAPA एक्ट की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता।
हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए और यह निर्देश देते हुए कि इसे मिसाल के तौर पर नहीं पेश किया जाना चाहिए, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फहद शाह को दी गई जमानत में हस्तक्षेप नहीं किया। हाईकोर्ट ने 1919 में शेंक बनाम यूनाइटेड स्टेट्स में दिए गए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और इस बात पर जोर दिया कि यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तारी को इस आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए कि आरोपी समाज के लिए स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को संबोधित करते हुए माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के खिलाफ प्रतिबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन यह निरपेक्ष नहीं है और परिस्थितियों के अधीन हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि किसी भाषण को संरक्षित न किए जाने के लिए केंद्रीय मुद्दा यह है कि क्या शब्द वास्तविक बुराइयों को जन्म देने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा पैदा करते हैं, जिसे रोकने का अधिकार कांग्रेस के पास है। पीठ ने बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य, मद्रास राज्य बनाम वीजीरो और अनूप भूया बनाम असम राज्य के सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों पर अपना निर्णय आधारित किया, जिन्होंने भारत में सिद्धांत की प्रयोज्यता को खारिज कर दिया है। बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शेंक मामले का संदर्भ दिया, लेकिन अमेरिकी सिद्धांत को भारतीय कानून में शामिल करने के खिलाफ था। न्यायालय ने यूएपीए एक्ट मामले में जर्नलिस्ट पीरजादा शाह फहद को जमानत देने के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा दायर 2 एसएलपी खारिज करते हुए बात कही। ये याचिकाएं 17 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट के सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई थी, जिसमें द कश्मीर वाला के संपादक फहद को जमानत दी गई थी और यूएपीए एक्ट और आईपीसी के तहत कुछ आरोपों को खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने फहद को जमानत दी थी और यूएपीए एक्ट की धारा 18 और आईपीसी की धारा 121 और 153 बी के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने यूएपीए एक्ट की धारा 13 और विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एफसीआरए की धारा 35 और 39 के तहत आरोपों की पुष्टि की थी। दिल्ली रिज में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली के उपराज्यपाल से निजी तौर पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उपराज्यपाल को हलफनामे में बताना होगा कि क्या पेड़ों को काटने की अनुमति के बारे में चर्चा के बारे में कोई जानकारी थी, उन्हें कब बताया गया कि पेड़ों को काटने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट में पेड़ों को काटने की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल किए जाने से पहले ही काटा जा चुका था। क्या उपराज्यपाल को यह जानकारी नहीं थी? जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो उपचारात्मक उपायों के रूप में क्या कदम उठाए गए? रिज की प्राचीन प्रकृति को संरक्षित करने के लिए आदेश के आधार पर कटाई के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, या क्या उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई? क्या डीडीए अध्यक्ष के अनुसार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी? क्या कोर्ट के बाध्यकारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा? सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, कोर्ट के समक्ष जानबूझकर तथ्य को छुपाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए, जो कि 4 मार्च को आदेश दिए जाने के समय बिना सूचना के कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने से पहले पेड़ों को काट दिया गया था। साथ ही डीडीए के अध्यक्ष को भी हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें उन्हें विशेष रूप से बताना होगा कि पेड़ों की लकड़ी से कैसे निपटा गया है। साथ ही अध्यक्ष इस मामले में अधिकारियों या इसमें शामिल किसी तीसरे पक्ष द्वारा चूक या आयोग के किसी भी कार्य के संबंध में जवाबदेही के लिए कदम उठाएगा, इसकी जानकारी देगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। दरअसल रिज क्षेत्र में पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए उपाध्यक्ष सुभाषीष पांडा और अन्य के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई अब सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है, जबकि इससे पहले जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। वही जस्टिस बीआर गवई की बेंच भी इससे जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस बीआर गवई की अलग अलग बेंच में कंटेम्प्ट पर होने वाले मतभेद के चलते मामले को सीजेआई को भेज दिया गया। पिछली कोर्ट ने छतरपुर से दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय तक सड़क निर्माण के लिए दक्षिणी रिज के सतबारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के आरोप में पांडा के खिलाफ आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक द्वारा 2013 में दायर रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की गई। महाराष्ट्र राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका की स्वीकार्यता के बारे में आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि अदालत के आदेश से भगौड़ा घोषित होने के कारण नाइक संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उपाय नहीं मांग सकता। मेहता ने कहा, मैं प्रारंभिक तर्क देना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जिसे अदालत ने भगौड़ा घोषित किया है, क्या वह अनुच्छेद 32 याचिका को बरकरार रख सकता है? जस्टिस अभय अशोक, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य को इस आपत्ति को उठाने के लिए जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी। जस्टिस ओक ने कहा, जवाबी हलफनामा तैयार है, आप वह आपत्ति उठाएं। आप कह रहे हैं कि आप सुनवाई योग्यता के बारे में आपत्ति उठा रहे हैं। जवाबी हलफनामा दायर करके वह आपत्ति उठाएं, हम इस पर विचार करेंगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने नाइक के खिलाफ दायर मामलों की स्थिति के बारे में पूछा। नाइक के लिए सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी ने कहा कि कुल 43 मामले हैं। एसजी मेहता ने उल्लेख किया है कि उन्हें लग रहा था कि नाइक याचिका वापस ले रहे हैं। सोंधी ने कहा कि उनके पास वापसी के बारे में ऐसा कोई निर्देश नहीं है। वहीं वकील ने बताया कि यदि न्यायालय स्वतंत्रता देता है तो नाइक सुप्रीम कोर्ट को परेशान करने के बजाय संबंधित हाई कोर्ट से याचिका रद्द करने के लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 6 प्राथमिकी लंबित है, महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 2। जस्टिस ओक ने कहा, हम इस सुनवाई के लिए इसे रखेंगे। हम जानना चाहते थे कि स्थिति क्या है, अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है या नहीं। एसजी ने पीठ को बताया कि 2013 में कार्यवाही पर रोक लगाई गई और हलफनामा तैयार था, लेकिन याचिका में खामियों के कारण उसे दाखिल नहीं किया गया। एसजी मेहता ने नाइक की भगौड़ा स्थिति को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि भगौड़ा होने के कारण नाइक निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के अनुसार याचिका दोषपूर्ण है, याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर न होने जैसी आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि पहले याचिका से खामियों को दूर किया जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पराली जलाने को रोकने और दंडित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री या किसानों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने सहित कथित प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील से निर्देश लेने और इस पर जवाब दाखिल करने को कहा। के.एस. राजू लीगल ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका में एक समाचार पत्र में दावा किया गया है कि उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों ने किसानों को पराली जलाने में लिप्त होने के लिए भूमि रिकॉर्ड में लाल प्रविष्टियां और उनके हथियार लाइसेंस को रद्द करने सहित दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार मई 2023 में पंजाब राज्य में धान की फसल के अवशेषों को जलाने के नियंत्रण के लिए कार्य योजना नामक एक कार्य लेकर आई है। याचिका में कहा गया कि कार्य योजना के हिस्से के रूप में पंजाब सरकार ने फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और विभिन्न विभागों को निर्देश भी जारी किए हैं और निर्देश सूचना, शिक्षा और कमीशन गतिविधियों के रूप में है। व्यक्तिगत किसानों और समूह को सब्सिडी मुआवजा पर मशीनरी प्रदान करना, खसरा गिरद्वार में लाल स्याही पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करना, प्रविष्टियां, पर्यावरण मुआवजे की वसूली आदि। याचिका में कहा गया है कि सरकारी अधिकारी किसानों के खिलाफ कठोर कदम उठा रहे हैं, जिसमें उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। पीठ ने कहा कि राज्य की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 खंड जी के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई स्वतंत्रता के खिलाफ है, जो किसी भी पेशे के अभ्यास या किसी भी व्यवसाय या व्यवसाय को चलाने की गारंटी देता है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिका में पंजाब सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह राज्य में पराली जलाने के मुद्दे से निपटने के लिए एक कठोर दृष्टिकोण अपनाने के बजाय अधिक वैध उपाय करे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जबकि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता मुकदमे के दौरान डीएनए विश्लेषण की वैधता को चुनौती देने का अधिकार रखते हैं, इस तरह की रिपोर्ट पर सुनवाई पूरी तरह से सामने आने से पहले जमानत याचिका के संदर्भ में विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए, जिसके डीएनए परीक्षण ने उसे कथित तौर पर यौन उत्पीड़न से पैदा हुए बच्चे का जैविक पिता होने से इनकार कर दिया था,
जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने स्वीकार किया कि डीएनए रिपोर्ट की कार्यवाही के बाद के चरण में अभी भी जांच की जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य के लिए मुकेश और अन्य बनाम राज्य का हवाला देते हुए डीएनए साक्ष्य को प्रासंगिकता पर जोर दिया गया। यह मामला कटरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 और 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दर्ज प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ। नाबालिग अनाथ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता पवन कुमार ने लंबे समय तक उसका यौन उत्पीड़न किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और एक बच्चे का जन्म हुआ। हालांकि कुमार ने दावा किया कि उन्हें शिकायतकर्ता के सौतेले दादा ने झूठा फंसाया था, जिन्होंने दोष उन पर डाल दिया था। जमानत की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने दलील दी कि डीएनए रिपोर्ट में उसे जैविक पिता करार दिया गया है और यह उसकी बेगुनाही का निर्णायक सबूत है। उनके वकील ने यह भी बताया कि अभियोजन पक्ष का मामला द्वेष और अभियोक्ता के सौतेले दादा के प्रभाव से प्रेरित था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जिसने डीएनए साक्ष्य के आधार पर एक आरोपी को जमानत दी थी, जिसने उसे इसी तरह के मामले में पितृत्व के लिए बरी कर दिया था। जमानत चरण में डीएनए रिपोर्ट के जनादेश पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति वानी ने स्वीकार किया कि डीएनए रिपोर्ट, जिसने याचिकाकर्ता को जैविक पिता के रूप में खारिज कर दिया, एक महत्वपूर्ण कारक था, लेकिन एकमात्र निर्धारक नहीं था। उन्होंने दोहराया कि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता को कानून के तहत अधिकार है कि वह मामले की सुनवाई के दौरान डीएनए विश्लेषण रिपोर्ट की सटीकता के खिलाफ सबूत पेश करे। हालांकि जमानत के चरण में साक्ष्य दर्ज करने से पहले अदालत को अपने आकलन के हिस्से के रूप में ऐसी रिपोर्टों पर विचार करने की अनुमति है, अदालत ने रेखांकित किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अपनी रजिस्ट्री को 3 अलग अलग लोकप्रिय ब्रांडों का 1 लीटर सरसों का तेल खरीदने और इसे प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह खाद्य सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अन्य परिष्कृत तेल के साथ मिश्रित है। इस संदर्भ में खाद्य सामग्री में मिलावट पर क्या सजा के प्रावधान है, ये जानिए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से। क्या आपने कभी सोचा है द मस्टर्ड ऑयल दैट यू यूज, इज इट इवन प्योर, या फिर वो मिक्स्ड है बाकी सब्सटेंसेस के साथ, विच इज पुटिंग योर हेल्थ और आपकी फैमिली की हेल्थ एट रिस्क। यही था की इशू इन द केस ऑफ राजेश गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया दैट मस्टर्ड ऑयल जो यूज हो रहा है आफ्टर मेनी कंप्लेंट्स दैट दे रिसीव्ड इज नॉट प्योर और अडल्ट्रेटेड। दिस इज कॉल्ड फूड अडल्ट्रेशन। इसका मतलब होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस हमारे फूड से, जो कि उसका कॉम्पोजिशन और क्वालिटी को अफेक्ट करता है। लॉज जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, Food Safety and Standards Act 2006, which aim to prevent ऐसी harmful practices और ensure food safety पूरे इंडिया में। अगर आप गिल्टी पाए जाएं तो you could be subjected to prison sentence या फिर फाइन या फिर दोनों अंडर सेक्शन 272 आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860। और कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.